नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत। आपका स्वागत है लोकतंत्र विषयक चर्चा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक की ही, जहाँ सरकार बनाने को लेकर कवायद है, मुख्यमंत्री तय करने को लेकर कवायद है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि कर्नाटक का जो सदन बना है, उस सदन का चरित्र क्या है, वो क्या जनता के, मतदाताओं के हिसाब से वाकई है, या उसमें और भी कोई खास बात है। मैं बस एक हेडलाइन पढ़ता हूं कि कर्नाटक में बीजेपी एमएलए रह गए पीछे, हारने वालों को मिले 2.5 गुना वोट। बात को समझ रहे हैं? सिर्फ एक पार्टी की बात कि कर्नाटक में अगर बीजेपी को ले तो विधायकों को जितने वोट मिले, उससे ज्यादा वोट बीजेपी के हारने वाले उम्मीदवारों को मिले। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हम उदाहरण तो भारतीय जनता पार्टी का रख रहे हैं, क्योंकि तत्काल आंकड़े उसी हिसाब से हैं। मगर यह विसंगति संसदीय प्रजातंत्र की है, जिस पर देश का ध्यान खींचना हम चाहते हैं। बीजेपी को कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटों में से 66 हासिल हुए। इन विधायकों को 55,62,591 वोट मिले। सदन में यही विपक्ष की ताकत। जी हाँ, कर्नाटक में अगर बीजेपी को विपक्ष कहा जाए तो विपक्ष की ताकत मतदाताओं के हिसाब से 55,62,591 वोटों की ही है, जबकि मतदाताओं ने वोट जो किए वो 3,88,00,000 के करीब है। अब ये जो प्रतिशत में देखा जाए तो चुनाव आयोग भले कहता है कि कांग्रेस को 43% के करीब वोट मिले, बीजेपी को 36% के करीब वोट मिले, लेकिन यहाँ जब हम सदन में देखते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को कितने वोट मिले हैं, तो इन उम्मीदवारों को महज 14.33% विपक्ष की ताकत 14.33% मतदाताओं की। अब यही हाल जेडीएस का भी है, और जेडीएस की भी बात करें तो उनको जो वोट मिले हैं 15 लाख के करीब वोट मिले हैं। 19 विधानसभा की सीटें उनके पास हैं, और उनके हारे हुए उम्मीदवारों को जो वोट मिले हैं वो 52 लाख के ऊपर है। तो इस तरीके से वो भी 2.5 गुना का अंतर है। इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ नामचीन पैनल, प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है। हम सबका स्वागत करते हैं, सबको अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ हम स्वागत करते हैं श्रद्धेय सत्यदेव चौधरी जी का। आप संस्थापक हैं सत्य बहुमत पार्टी के, और लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र से जुड़ी चिंताओं को देश के सामने रखते हैं। हम स्वागत करते हैं अश्विनी मिश्रा जी का। अश्विनी मिश्रा जी देश के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, और राष्ट्रवादी विचारों के लिए वो सुविख्यात हैं। हम आना चाहते हैं अश्विनी मिश्रा जी, आपसे बात करना चाहती हैं, आपसे ही शुरू करना चाहती हैं। वो ये कि कर्नाटक में चुनाव हो गया, और कर्नाटक में जो पूरी विधानसभा जो बनी है, हम जब वोटों के टर्म्स में देखते हैं, जितने वोट पड़े उसके हिसाब से देखते हैं, तो 48.76% वोटों से ये विधानसभा बनी। यानी जिन वोटरों ने वोट डाला, जिनसे विधायक बनकर आए, वो वोट है 48.76%, और जिनसे विधायक नहीं बन पाए वो 51%, 51.24% होता है। ये बात आपको चौंकाती नहीं है? यहीं से बात शुरू करते हैं। जी मिश्रा जी, प्रेम कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सत्यदेव चौधरी सर, बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, तो प्रणाम। बात तो बड़ी विडंबना की ही है। पहले तो हम ये देखते हैं कि 6.5 करोड़ वोटर में 60 से 65 से 70% लोग वोट डालते हैं। मतलब 6.5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 3 से 4 करोड़ वोट पड़ते हैं, और उसमें भी जो विधानसभा में जो वोटर के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो 48%, 49% है।
इफेक्टिवली हम 1.5 करोड़ मतलब 25% टोटल पॉपुलेशन ही देखा जाए तो 25 से 30% पॉपुलेशन जो है सरकार का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वहाँ पर। केवल 30% कर्नाटका का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है विधानसभा में, 70% तो है ही नहीं। उसमें भी शायद 30-35% ने वोट डाले, 30-35% ने वोट नहीं डाले। तो ये विषय तो बड़ा गंभीर है। इसका सलूशन मुझे नहीं दिखता, क्योंकि जब भी हम कोई दूसरी व्यवस्थाएं देखते हैं विश्व में तो हर जगह कहीं ना कहीं इसी तरीके का नियम है। बट एक क्वेश्चन तो है, कि सवाल तो है कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है जहां पर 6-6.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाली प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है विधानसभा में वो महज 30% तक सीमित क्यों हो जाता है? बाकी 70% क्या सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं? बाकी 70% क्या सरकार के नागरिक नहीं हैं? सरकार क्या की नैतिक जिम्मेदारी उनके लिए नहीं बनती, या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? मुझे लगता है प्रेम सर, यहाँ दो विषय हैं, बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो वोटिंग परसेंटेज का, कैसे सरकार कुछ नियम बनाए या कुछ संशोधन हो इससे जो वोटिंग परसेंटेज है उसका भी एक मिनिमम मापदंड होना चाहिए, एक वैलिड वोटिंग क्राइटेरिया बनाने के लिए। अभी हमने देखा निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 35% वोटिंग हुई। 35% वोटिंग से चुना गया मेयर, क्या वो पूरे शहर को रिप्रेजेंट कर पाएगा, पूरे महानगर को रिप्रेजेंट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। जो 65% लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, तो एक व्यवस्था पर तो ये सवाल उठता है कि वोटिंग परसेंटेज कैसी हो। और दूसरी, ऑब्वियसली जिसने वोट किया है, जिसने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, अपना मत दिया है किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति या पर्टिकुलर कैंडिडेट के प्रति, उसका वोट डालने के बाद जो लाइबिलिटी है सरकार की उसके प्रति, वो ज़ीरो हो जाती है। ऐसा भी उचित नहीं है, मेरा ये मानना है। हालांकि आप लोग शायद सुझाव दें, सत्यदेव सर तो काफ़ी टाइम से इस विषय पर अपना मत रख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनको इस चीज़ के लिए। बट मुझे लगता है कि विषय एक ऐसा विषय ज़रूर है जिस पे देश को चिंतन करने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये मुझे लगता है आत्मचिंतन से ही निकलेगा, क्योंकि जो व्यवस्था अभी बनी हुई है वो भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बनी हुई है, कहीं डॉक्यूमेंटेड वो भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि पहले परसेंट का कॉन्सेप्ट होता था कि किसी के 70% नंबर आते थे, 80% नंबर आते थे, 85% नंबर आते थे। फिर उसको चेंज किया गया परसेंटाइल में, रिलेटिव टर्म में, कि प्रथम प्रथम छात्र को 100 मान के परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया गया। तो जब हमारे आकलन पद्धति में संशोधन हुए तो एक डिफरेंट वैल्यू निकल के आई। ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वहाँ परसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। मुझे लगता है हो सकता है कुछ परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लाया जा सकता हो सकता है कुछ और कॉन्सेप्ट लाया जा सकता हो। बट ये विषय बहुत गंभीर है कि वो लोग जो 51-52% लोग जिन्होंने मतदान किया है, अपना मत दिया है, उनकी कोई भागीदारी विधानसभा में बिल्कुल नहीं है। ये गंभीर विषय है। जी जी, जी। अ, जी, अश्विनी जी, आपने बातों को बहुत बिना लाग लपट लपट के साफ-सुथरे तौर पर रखा। हम चिंतित क्यों हैं? अपने दर्शकों से सीधे रूबरू होना चाहते हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये विधानसभा 48.76% वोटों की है। हम उस चिंता को अभी नहीं रख रहे हैं अश्विनी जी, जो आप रख रहे थे कि वोट से बहुत जनता दूर है, उसको तो हम अभी काउंट भी नहीं कर रहे। जिन लोगों ने वोट किया 3,88,00,000, और जिसमें से जो 3,83,84,00,000 के करीब में वोट गिने गए, जो जिन पर जीत हार हुई, उन वोटों को जब गिनते हैं तब भी हम देखते हैं कि जीते हुए उम्मीदवार जो हैं, जो विधायक बन गए, जिनसे सदन बना, वो सदन 48.76% का ही है। ये हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये चिंता का विषय क्यों है, इसको हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। तब मैं सत्यदेव जी के पास आऊंगा। ये चिंता का विषय इसलिए है कि इन विधायकों को, जिनको की जनता का बहुमत हासिल नहीं है, उसको हम बहुमत कह रहे हैं। ये है, ये पॉइंट अगर आप समझ लेंगे, दर्शक समझ लेंगे कि जिसको हम बहुमत कह रहे हैं, और अब आगे उसमें से इसी में से सरकार बनेगी, वो बहुमत नहीं है। तो बहुमत कैसे होगा? बहुमत होगा कि जनता ने जो सीधे वोट किया है, जो हम बताते हैं चुनाव आयोग के आंकड़ों में, कांग्रेस को मिले 42.9% वोट, बीजेपी को मिले 36% वोट, जेडीएस को मिले 13.3% वोट। तो ये जो है कांग्रेस की ताकत है, 42
9% वोट, बीजेपी की ताकत है 36% वोट। तो ये जो ताकत है उसमें जीते हुए उम्मीदवारों को मिला वोट की भी ताकत है और हारे हुए उम्मीदवारों को भी मिले वोट की ताकत है। वो ताकत विधायक बनते ही खत्म हो जाती है पार्टी की। पार्टी सदन में आप देखेंगे सिर्फ 29% वाली पार्टी बनकर रह जाती है कांग्रेस जब विधायकों से सरकार बनाती है, सिर्फ 29%। मिला तो है उनको 43% के करीब वोट, तो 29% से ही आप कैसे सरकार बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। हम इस सवाल के साथ आते हैं सत्यदेव चौधरी जी के पास। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, आज की राजनीतिक व्यवस्था में जो सरकार नहीं बना पाया, यानी जो सरकार बनाने से हार गए, वो लोग तो गिनती गिनते हैं अपने वोटों की कि हमारे को इतने इतने वोट मिले हुए हैं। और जो लोग सरकार बना रहे हैं वो बोलते हैं जी कि हमारे इतने विधायक जीते हैं। वो वोटों की बात नहीं करते। तो जीते हुए तो वोटों की बात नहीं करते, हारे हुए वोटों की बात करते हैं। यही तो विडंबना है हमारी इस राजनीतिक व्यवस्था में कि कितने भी वो जो जिन लोगों ने वोट दिया और उनके उम्मीदवार हार गए। यही तो आप कहना चाह रहे हैं ना कि जिन लोगों ने इतने लोगों ने वोट दिया और उनके उम्मीदवार हार गए। तो आज की हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ना तो उन उम्मीदवारों का और ना ही उन मतदाताओं का कोई प्रभुत्व, कोई महत्व, कोई भूमिका है ही नहीं। तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंदर इतने सारे लोग, इतने बहुमत से लोगों ने वोट दिया और फिर भी उनका कोई महत्व नहीं है? तो फिर तो वोट डलवाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों वोट डलवा रहे हैं जब इतने परसेंट वोट जो एलिजिबल थे उसमें से पता नहीं कितने लोगों ने वोटिंग लिस्ट में ही नाम नहीं है, फिर उसके बाद में कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, फिर कितने लोगों ने वोट दिया, उसके कितने मात्र लोग थोड़े से वोट लेके जीते। तो कुल मिला के तो बात यह हो गई कि वोटों का कोई महत्व, भूमिका है ही नहीं। तो हमारे इस राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प मैं जहां तक समझता हूं यही है कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनना आरंभ हो जाए। जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनना आरंभ हो जाएगा तो फिर तो ये हारे हुए मतदाताओं का भी महत्व बन जाएगा ना। हम हारे हुए मतदाताओं का भी वोट गिनेंगे कुल वोटों के लिए, और जो ज्यादा वोटों से जीता, जो कम वोटों से जीता, जो हार गए, उन सब लोगों का वोट गिन के अगर जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसकी हम सरकार बनाएंगे, भले ही उसके विधायक या सांसद कम है। मान लो एक राजनीतिक दल के विधायक तो कम है लेकिन कुल वोट ज्यादा है, ऐसा तो हो सकता है। जैसा इसी कर्नाटक के अंदर पिछले चुनाव के अंदर हुआ 2018 में, कांग्रेस को वोट ज्यादा थे लेकिन उनके विधायक कम थे, और बीजेपी के वोट कम थे लेकिन उनके विधायक ज्यादा थे। तो इसका विकल्प तो यही हुआ ना कि हम अगर मतदाताओं को महत्व देना चाहते हैं तो मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए। अब विधायकों के बहुमत से सरकार बनाते ही क्यों हैं? किसने कह रखा है कि विधायकों के बहुमत से सरकार बनेगी? कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन एक्ट नहीं है, कोई किसी प्रकार की भी कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जो हमें बाध्य करती हो कि विधायकों के बहुमत से ही सरकार बनाएंगे। तो हमने विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने को स्वीकार ही क्यों किया हुआ है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार भी होगा, खरीद फरोख्त भी होगी, अपराधियों को भी टिकट दिए जाएंगे, टिकटों को बेचा भी जाएगा, बलात्कारियों को भी टिकट दिए जाएंगे, अपराधियों को भी टिकट दिए जाएंगे। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में तो देखिए वोटों का कोई महत्व ही नहीं है। और ये जो वोटों की संख्या कैसे बढ़े, जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे, उसका बढ़ाने का तरीका यही है कि जब आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाएंगे तब वोटरों की संख्या बढ़ेगी। आज की व्यवस्था में तो कोई वोट देना ही नहीं चाहता है। जिसने 2-3 बारी वोट दे लिया वो तो कहता है जी कि इस राजनीतिक व्यवस्था से कोई सुधार तो होता नहीं है, वोट दो ना दो, कितने भी वोट दे दो, कितने भी वोट मत दे दो, वो वोट देना ही बंद कर देता है। तो इसमें वोटों की संख्या बढ़ेगी कैसे? वोटों की संख्या तो बढ़ने की बजाय घटती चली जाएगी। ये तो कोई रोष में आके, गुस्से में आके ज्यादा मतदाता इसलिए निकल जाते हैं कि उनको भी एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन करना है।
और भ्रष्ट नेताओं का परिवर्तन करने के लिए वो परिवर्तन तो कर देते हैं, लेकिन फिर बात वही की वही, फिर व्यवस्था वही की वही, फिर वही गठबंधन, फिर वही गठजोड़, फिर वही खरीद फरोख्त की राजनीति। अब आज थोड़े से देखिए, यदि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनी हुई होती तो इस व्यवस्था के अंदर उसको खरीद फरोख्त करना असंभव हो जाता। और आज के दिन इतने विधायक जीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस के अभी तक इनके नेता का निर्णय नहीं हो पा रहा है, और बातें ये चल रही हैं कि साहब कहीं कोई इसका अपहरण नहीं कर ले इनके जीते हुए विधायकों का। और वो पहले भी कितनी बारी हमने देख लिया, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, इसी कर्नाटक में देखा। मतदाताओं के बहुमत से यदि हम सरकार बनाना आरंभ कर देंगे तो ये सारी समस्याएं जो आपके प्रश्न है कि कितने ज्यादा लोगों ने जीते हुए विधायकों से भी 2.5 गुना ज्यादा वोट हारे हुए उम्मीदवारों को दिया, ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है? ये तो अपने आप में बिल्कुल ही आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। आपने ये जो इसका अध्ययन किया, जो इसका विश्लेषण। आप म्यूट हो गया सर, आपका म्यूट हो गया सर, आपका म्यूट हो गया। जी तो आपने जो ये विश्लेषण किया, जो अध्ययन किया इन वोटों का, ये तो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कोई पत्रकार ऐसे करते नहीं है जल्दी से। तो ये तो आपने तो इसका विश्लेषण करके ये बिल्कुल समझा दिया लोगों को कि भाई जीतने वालों के वोट कम और हारने वालों के वोट 2.5 गुना ज्यादा है। ये एक पार्टी का है सर, ये जो मैं बता रहा हूँ 2.5 गुना ज्यादा, ये जेडीएस का है। हर पार्टी के लिए अलग अलग है। ओवरऑल सदन के बारे में जो बीजेपी का भी करीब करीब ऐसा ही है। जी मैंने अभी दिखाया भी स्क्रीन पर कि विधायक बीजेपी के 66 विधायक हैं। देखिए स्क्रीन पर 55,62,591 वोट हैं और बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों को 85,33,938 वोट हैं। तो ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो विधायक जीत रहे हैं, जो विपक्ष बन रहा है, बीजेपी विपक्ष बनेगी निश्चित रूप से, तो विपक्ष को की ताकत यही है, ये 55,62,000 वोट। और ये परसेंटेज में देखा जाए तो 14%, ये 36% नहीं है। तो इस तरीके से विपक्ष कितना कमजोर हो गया, पूरा सदन कमजोर हो गया। पूरा सदन इस मायने में कमजोर हुआ कि सदन 1.8 करोड़ से बन रहा है और 1.9 करोड़ जो है मतदाता, उनके वोट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है सदन बनने में। तो ये जो बात है, तो मुख्य बात ये है कि मतदाता वोट देने के लिए प्रेरित क्यों? ये आंकड़े हमने क्यों स्टडी किए? इसलिए स्टडी किए कि इससे ये मतलब हम निकाल सकें कि देखें, हम अपने सदन को का आईना देखें कि वास्तव में क्या ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो आंकड़े बताते हैं कि आधे से कम ही जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। जिन्होंने वोट दिया उसका, मैं पूरी की बात भी नहीं कर रहा हूं, तो जिन्होंने वोट दिया उसका अगर ज्यादातर हिस्सा सदन बनाने में योगदान ही नहीं कर रहा है, तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये प्रश्न हम लेकर के खड़े हुए हैं। और जब हम इस बात को दिखाएंगे, बताएंगे कि ये जो लोकतंत्र चल रहा है वास्तव में लोकतंत्र के नाम पर धोखा है, तभी तो हम इसके विकल्पों पर हम विचार करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, हमारी आंखों में धूल झोंकी गई है वो है, और धूल को हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अश्विनी जी। जी प्रेम सर, विषय तो सही है, क्वेश्चन भी वाजिब है कि क्या ये सच में रियल लोकतंत्र है, जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्टेड का वो 48-49% है और जो नॉन इलेक्टेड का रिप्रेजेंटेशन है वो 51% है। तो विषय तो गंभीर है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है कि लोक चुनाव जो प्रतिशत जो इतना डाउन होता है उसका बहुत बड़ा कारण अभी सत्यदेव सर कह रहे थे, कि बहुत सही बात है। हो सकता है उसका बड़ा कारण यही है क्योंकि सामने जो आज जब कोई वोटर वोट डालने जाता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि उसके वोट की वैल्यू होगी भी या नहीं होगी, उसके वोट का कोई रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा। तो व्यवस्था में परिवर्तन की गुंजाइश तो जरूर है। हालांकि जो अभी सत्यदेव सर जो सलूशन कह रहे थे
मुझे नहीं पता कितना सही सोल्यूशन होगा या कितना गलत सोल्यूशन होगा, जहाँ पर हम शायद द्विपक्षीय पार्टियों की बात कर रहे हैं कि 2 पार्टियाँ हों, डायरेक्टली जो चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का चुनाव है डायरेक्टली जनता से हो, और प्रॉब्ली जो वो है अपनी सरकार बनाएं, जैसा फेडरल स्ट्रक्चर में होता है अमेरिका वगैरह में। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि करप्शन का स्कोप तब भी रहेगा अगर वो प्रेसिडेंट या मुख्यमंत्री चुनने के बाद वो अपने कैंडिडेट जो बैठाएगा, मंत्री बनाएगा, वो भी करप्ट ला सकता है। बट मुझे लगता है पार्टिसिपेशन जरूरी है। मैं कुछ रैंडम थॉट मेरे दिमाग में थे, मैं सोचा मंच पे हूँ तो क्यों ना किए जाएं। मुझे लगता है चाहे वो व्यवस्था 2 पार्टी हो, जो कि मुझे लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम द्विपक्षीय पार्टी व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो हम नई पार्टियों को जन्म लेने का स्कोप नहीं, छूट रह जाएगा। कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी एस्पायर करेगी खुद बनना, तो मुझे लगता है कि वो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पाएंगे अगर हम द्विपक्षीय पार्टी बात करेंगे। तो मल्टी पार्टी सिस्टम तो रहेगा। अब अगर मल्टी पार्टी सिस्टम बनता है और एक विधानसभा में 5 या 6 विधायक जो फाइट कर रहे हैं चुनाव, मुझे लगता है उन विधायकों से भी, जो विधायक कैंडिडेट हैं, उनसे ये लिखित में लिया जाए कि अगर आप 3rd, 4th या 5th आते हैं तो आपके वोट किसी एक कैंडिडेट को, फर्स्ट या सेकेंड जो आता है, इनमें से किसको ट्रांसफर कर दिए जाए, उससे एक वरीयता ली जाए, जिससे कि पहले तो जो 6 कैंडिडेट हैं उन सबके क्यूमुलेटिव वोट जो है वो मिलकर के 2 कैंडिडेट में डिवाइड हो। तो एटलीस्ट जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन है वो शायद 50-50 हो सके, 51-60 हो सके। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि 8 कैंडिडेट खड़े होते हैं और 25% वोट पाने वाला जीत जाता है, क्योंकि दूसरे को 24 मिले होते हैं, किसी को 23 मिले होते हैं। तो अगर कुछ कम्युलेटिव सिस्टम बनाया जाए ऐसा कि जहाँ पर मुझे लगता है कि विधायकों का जो कंबाइंड करके वोट हमेशा फर्स्ट और सेकेंड नंबर में ही जी विभाजित जी किए जाए, उसके आधार पर विधायक चुना अश्विनी जाए। जी, जी अश्विनी जी, मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ आपकी बात में। जी वो ये कि हम उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचने के लिए और तरह तरह के विकल्पों में जा रहे हैं। सिंपलेस्ट वे जो दिख रहा है हमारे सामने, जो चुनाव आयोग आंकड़ा बता रहा है कि इस पार्टी को 42.9% वोट मिले, तो ऑब्वियस इसको बहुमत तो है ही ना। इसको क्यों नहीं बहुमत मानते, हम क्यों बायां दायां करने जाएं। और अगर इसको बहुमत मान लेते हैं तो विधायकों पर डिपेंडेंसी जो आज है, विधायक से जो हम सरकार चुनने की बना रखे हैं, सिर्फ पार्टी उसकी ओनरशिप है, लोगों ने सिंबल को दिया है। सरकार सिंबल बनाती है ना, पार्टी बनाती है। एमएलए अकेला तो सरकार नहीं बनाता है, पार्टी के एमएलए सामूहिक रूप से बनाते हैं, आज की भी व्यवस्था है। तो पार्टी को मिले वोट सामूहिक रूप से सरकार क्यों ना बनाए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुमत को अगर मतदाताओं के सेंटर से डिफाइन कर देते हैं तो विधायकों की खरीद फरोख्त की समस्या खत्म हो जाती है। आज भी खतरा है, 42.9% वोट पाने के बावजूद खतरा है कि कल को कुछ विधायक इधर से उधर हो जाएंगे तो ये 42.9% वोट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। विधायकों का वैल्यू होगा उनका, जो कांग्रेस के विधायकों का 29% रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी पार्टियों का अलग अलग है, जो मैं बता सकता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन मैं आता हूं सत्यदेव चौधरी जी के पास इसी सवाल को लेकर के जी जी कि ये जो विधायकों का रिप्रेजेंटेशन है, तो हम अगर क्यों नहीं हम इधर उधर बात करने के बजाय सीधे मान लेते हैं कि चुनाव आयोग का आंकड़ा सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला वो बहुमत है उस पार्टी को। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, हमने जो विधायक चुने हैं वो विधायक तो हमारे प्रतिनिधि चुने हैं। हमने विधायकों को इसलिए नहीं चुना कि आप हमारे बहुमत को आप ट्रांसफर करेंगे या उन विधायकों के भी बहुमत को कोई और बहुमत बनाएगा। आज के दिन तो हालत ये है कि जो चुने हुए विधायक हैं वो भी अपना बहुमत अपने आप नहीं चुनते, उनका बहुमत भी कोई और चुनेगा। यही तो चक्कर पड़ा जी हुआ है सारे का सारा, कि जी हमने जो विधायक चुने वो अपने प्रतिनिधि चुने, वो हमारे मालिक नहीं है। वो हमारे ना कोई इस तरीके के कोई भी ऐसा हमने उनको अधिकार नहीं दिया कि आप जिस मर्जी को, हमने जो विधायक चुना वो जिस मर्जी को समर्थन दे दे, जिस मर्जी के पास अपना मत को ट्रांसफर कर दे। ऐसा हमने नहीं किया। ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है और इसके अंदर तो कोई भी कंफ्यूजन होने का, कोई भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 पार्टी की भी जरूरत नहीं है। आप जितनी मर्जी पार्टियां बनाइए ना, कौन मना कर रहा है। अब लो, सबसे ज्यादा वोट लो, सरकार बनाओ। तो आप चाहे कितनी भी जी पार्टियां हों, जिस पार्टी को आज सबसे ज्यादा वोट मिले हुए हैं
वो सरकार बनाए। जैसे आज के दिन आप बता रहे हैं कि कांग्रेस को जितने भी वोट मिले हुए हैं, वो ये क्यों नहीं कहते जी कि हमने इतने वोट लेकर सरकार बनाई, इतने विधायक लेकर सरकार बनाई हमने, ऐसा क्यों बोलते हैं? जी ऐसा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जी ये कहिए जी जी कि हमने मैं इतने वोट लेकर सरकार बनाए, या जो विपक्ष के अंदर है वो ये कहें, वो ये क्यों कहते हैं जी कि हमारे पास इतने विधायकों का विपक्ष है, वो ये कहें कि इतने जी वोटों का जी विपक्ष है हमारे इसी पास। इसी इसी सवाल के साथ मैं अश्विनी जी के पास आता हूँ। जी। अश्विनी जी, जो सत्य बहुमत है ना, वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। वो हाँ। उसकी उसकी सच्चाई, उसकी अहमियत तब समझ में आती है जब हम ये तस्वीर कर्नाटक की जो दिखा रहे हैं देखते हैं करीब से, कि जी कर्नाटक की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो हर विधानसभा की है। कर्नाटक ताजा उदाहरण हम रख रहे हैं। कर्नाटक की तस्वीर ये बताती है कि जो कांग्रेस सत्ता में है उनके विधायकों को 29.49% वोट मिल रहा है। जो बीजेपी जो विपक्ष में है उनके विधायकों को कुल 14.33% वोट मिल रहा है। और जो एक और पार्टी जेडीएस वो भी विपक्ष में है उसको 4.10% वोट मिल रहा है। और इसके उलट अगर हम देखें तो कांग्रेस जो सत्ता में है, जिनको जिनके विधायकों को जितना वोट मिला उससे बाहर उनके हारे हुए उम्मीदवारों को जो वोट मिला वो वोट 53,46,726 है, जो प्रतिशत में 13.78 होता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इनके ज्यादा उम्मीदवार हारे हैं, जाहिर है कि इनको 85,33,938 वोट जो है इनके हारे उम्मीदवारों को मिला है, जबकि जीते हुए को 55,62,000 मिला था। तो इस तरह से ये 21.99% वोट होता है। और हम देखते हैं कि जेडीएस, इनके भी हारे हुए उम्मीदवार ज्यादा हैं, तो जहां इनके विधायकों को 15,92,000 वोट मिल रहे थे, इनके हारे हुए विधायकों को 36,13,486 वोट मिल रहा है, और ये 9.31 वोट प्रतिशत है। तो इस तस्वीर को जब हम सामने रखते हैं तो हमें लगता है कि ये विधायकों को लेकर के जो हम सरकार बनाते हैं, सदन बनाते हैं, इन विधायकों को तो जनता का बहुमत होता ही नहीं है। जिसको हम बहुमत मान करके हम बैठे हुए हैं आजादी के बाद से, वो वास्तव में बहुमत है ही नहीं। जब ये एक छोटी सी बात समझ में आ जाएगी कि ये विधानसभा बहुमत वाली विधानसभा नहीं है, जनता के बहुमत से बनी हुई विधानसभा नहीं है, तो सरकार कहां से बहुमत से बनेगी? जब विधानसभा ही बहुमत से नहीं बनी है तो सरकार कैसे बनेगी, चाहे पार्टी कोई हो? यही छोटा सा सवाल है और यही सबसे बड़ा सवाल है अश्विनी जी। जी प्रेम कुमार जी, ये जो हमारी अभी की व्यवस्था है, ये क्या सत्य बहुमत है? अगर मैं पॉइंट ब्लैंक बोलूं तो नहीं है। बट मैं जो आप सुझाव दे रहे हैं कि 43% को हम पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मानते या सत्य बहुमत क्यों नहीं मानते, मेरा ये मानना है कि अगर 100 लोगों ने वोट दिया है तो जो जिसको 51 वोट मिले हैं वो एक्चुअली में सत्य बहुमत है। अगर अगर हमारे पास 3 पार्टियां, क्योंकि बहुपक्षीय व्यवस्था है, अगर एक पार्टी को 40% मिलते हैं, बाकी दो को 35-35 मिलते हैं, तो 40% वाले को बहुमत बोलना और उन 35% का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होना, जिसके 2-4 वोट कम थे, जो विपक्ष पार्टी नहीं बन पाई, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता एक है। पॉइंट ले जी लीजिए अश्विनी जी। जी जब हम जैसे 51% बोलते हैं, वैसे हम 2 पार्टी सिस्टम में आ जाते हैं। जी जी मल्टीपल पार्टी सिस्टम में 51% की बाध्यता नहीं रखी जा सकती, वहां सत्य बहुमत ही चलेगा। सत्य जी बहुमत मल्टीपल पार्टी सिस्टम के पक्ष में है, 2 पार्टी सिस्टम के पक्ष में नहीं है। नेचुरली हो जाए तो बात अलग है जी। नहीं, मेरा सुझाव वही था कि मल्टी पार्टी सिस्टम के वोटों का आकलन और वोटों का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से किया जाए कि जब परिणाम दिए जाएं तो वो दुपक्षीय पार्टी सिस्टम जैसा रहे, कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जैसा मैं पहले सजेस्ट कर रहा था कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप चुनाव लड़ रहे हो, सत्यदेव सभी चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं थर्ड नंबर पे आता हूं, तो मेरी प्रेफरेंस होनी चाहिए, मुझसे अपफ्रंट पूछा जाना चाहिए चुनाव होने से पहले कि मेरे वोट किसको दिए जाएं। क्योंकि जिस जिस रिप्रेजेंटेशन से मुझे वोट मिले हैं, मेरे लोगों का भी अधिकार है, जहां मेरी वो है नियति है, जिस कैंडिडेट में सपोर्ट करना चाहता हूं, मुझे लगता है मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरा रिप्रेजेंटेशन अगर सत्यदेव सर को जाता है तो भले ही वो नंबर 2 कैंडिडेट रहे हों, उनको नंबर 1 कैंडिडेट बन जाना चाहिए। अगर मेरे वोटों के आधार पर बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक 51 वर्सेस 49 का रिप्रेजेंटेशन का आंकड़ा बन सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं प्रेम सर, अगर हम एक्चुअली में सत्य बहुमत की बात कर रहे हैं तो जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ एक रिप्रेजेंटेशन उनका भी होना चाहिए। क्योंकि जो कैंडिडेट हारा है, भले ही वो 49% लेकर के आया है, क्या वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता?
क्या उसका प्रतिनिधित्व नहीं बनता? जनता ने जिसने उसको वोट दिया, 49 लोगों ने उसको वोट दिया, आपके क्या प्रश्न उनके का अधिकारों का आपके पूरा हनन आपके होगा? इस प्रश्न का तुरंत हम हाथों हाथ जवाब देते हैं। अश्विनी जी, बस एक लाइन का जवाब है कि देखिए, हारे हुए भी प्रत्याशी जो होते हैं, हमारे सदन में विपक्ष का दर्जा होता है ना। मतदाता अगर 43% से मान लीजिए सत्य बहुमत है, तो बाकी जो है वो विपक्ष के रोल में है। विपक्ष की उसका अधिसंख्य जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको जितना वोट मिला, जैसे कर्नाटक के संदर्भ में देखें तो बीजेपी है जिसको कि कम से कम सदन में 14.33% है और कांग्रेस को 29, और ओवरऑल देखें तो 36% है बीजेपी को। तो बीजेपी वहां रिप्रेजेंट, उसकी भूमिका है, वो भूमिका खत्म नहीं हुई। विपक्ष एक अपने आप में भूमिका है। जी जी, आपका सुझाव सही है। मेरा मेरा सवाल ये था कि क्योंकि हम चूंकि विधायकों की बात कर रहे हैं और विधायक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, पार्टी तो करती है, विपक्ष पे आज सरकार का विपक्ष होती है, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो प्रतिनिधि है, जो विधायक कैंडिडेट है, उसका भी सदन में किसी न किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि वो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी संबंधित नीतियां हैं, जब वो सेकंड नंबर का कैंडिडेट अगर रहा है तो उसका उस नीतियों में भागीदारी किसी न किसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पार्टी ही सरकार के व्यवस्था के अनुसार उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के शायद सारे फैसले उतने अच्छे तरीके से ना ले सके। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कैंडिडेट की व्यवस्था की बात करते हैं, जहां विधायक व्यवस्था की बात करते हैं, अगर हम सत्य बहुमत की भी बात करते हैं परसेंट वाइज, तो मेरा ये मानना है कि फिर भी चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैंडिडेट रिप्रेजेंटेशन है, उस व्यवस्था का बने रहना जरूरी है, और उस व्यवस्था के बस तहत। अश्विनी जी जी, एक टिप्पणी की इच्छा हो रही है। मुझे जी जी लगता है कि आप इंजीनियरिंग का एग्जाम का पैटर्न बता रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम दो और उसमें जो रैंकिंग बने, जो एमपी हो जाए वो एमपी हो जाए, जो कम वोट लाए वो एमएलए हो जाए, जो उससे कम लाए वो वार्ड में चला जाए, उससे कम लाए वो पंचायत में चला जाए, कहीं ना कहीं हो जाए। आप नहीं, बट ऐसा बोल रिप्रेजेंटेशन रहे तो हैं। होना चाहिए, क्योंकि वो वोट लाया है, जो लोगों ने उनको वोट दिया है, अगर उनका हम रिप्रेजेंटेशन निगलेक्ट कर देंगे। देखो, सत्य बहुमत जो है ना, सिर्फ सत्य बहुमत सिर्फ परसेंट नहीं है, सत्य बहुमत है जनता का रिप्रेजेंटेशन। जनता का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में जिन लोगों ने वोट किया है, उनका किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार में होना चाहिए। नहीं तो कल को मेरे को वोट डालने के लिए क्या मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि मैं उस पार्टी को समर्थित करता हूं जो हमारे क्षेत्र में कभी जीतती नहीं है। तो मेरे लिए तो इफेक्टिवली यही हो जाएगा कि मैं कभी वोट ही ना डालूं, जब तक मेरा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि हर वोट का एक रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी फॉर्म में सरकार में, विपक्ष में, पता नहीं त्रिपक्ष में, कहीं ना कहीं होना चाहिए। जी जी, मैं चौधरी साहब के पास एक बार फिर आना चाहता हूँ। जी चौधरी साहब, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सत्य बहुमत हम्म, को लेकर के, पहले तो हम लोग ये इस पर ज्यादा चर्चा करें कि अभी जो सदन है वो असत्य बहुमत है। जब असत्य बहुमत समझाएंगे तो सत्य बहुमत खुद समझ में आ जाएगा। असत्य तो मोहम्मद तो यही, है जी। जी जी, तो दरअसल असत्य बहुमत चल रहा है और असत्य बहुमत आंकड़े बता रहे हैं कि सदन जो निर्मित हो रहा है वो जितने वोटों से हो रहा है उससे ज्यादा वोट सदन नहीं बनाने वालों के हैं, उन वोटरों के जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये असत्य बहुमत पर आधारित सरकार जो है चल रही है। जैसे असत्य बहुमत से सत्य बहुमत पर कैसे आएंगे, जब आप वोटों को गिनेंगे सरकार बनाने में। जाहिर है कि विधायकों पर सरकार बनाने की जिम्मेदारी जो है नहीं रहनी चाहिए। जी आज के दिन तो देखिए प्रेम जी, ये ना तो सत्य बहुमत है और ना ही असत्य बहुमत है। वो इस आधार पर मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हमारे पास बहुमत की कोई परिभाषा ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हम बहुमत सांसदों से या विधायकों से, ज्यादा सांसदों ज्यादा विधायकों से बनाएंगे या ज्यादा वोटों से बनाएंगे, हमको नहीं मालूम। आप देखिए, से ज्यादा वोटों से, और फिर आप सरकार बनाएंगे आधे से ज्यादा या आधे से अधिक विधायकों से, जिसका कोई रूल नहीं है, कोई संविधान नहीं है। आप यही कहिए कि भाई जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे वही वही बहुमत बनाएगा, वही सरकार बनाएगा। ऐसा भी नहीं है। तो ये आज वाला तो हमारा ना सत्य बहुमत है ना असत्य बहुमत है, ये बहुमत है ही नहीं, ये लोकतंत्र ही नहीं है। ये तो जिसके मन में आया, जो दबंगी है, जो धनबली है, वो उस बहुमत को खींच के ले जाएगा और सरकार बना लेगा। जी तो जी इसका तो देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो दो पक्षीय बात करते थे, जब आप
सबसे ज्यादा वोटों के बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो अपने आप ये जितने भी हजारों पॉलिटिकल पार्टियां बनी हुई हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। ये इतनी नंबर ऑफ पार्टियां बनी हुई क्यों है, किस लिए बनी हुई है? वो इसलिए बनी हुई है कि सबसे ज्यादा कम वोट वाले को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा सकता है इस राजनीतिक व्यवस्था में। सबसे ज्यादा मूल्य, सबसे ज्यादा कीमत उसी की है जिसके पास सबसे कम वोट हैं, या जिसके सबसे कम विधायक हैं, या जिसके पास सबसे कम सांसद हैं। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी बार हमने देखा भी है ऐसा कि जी एक दो जी विधायक वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, एक दो विधायक वाले के मंत्री बन जाते हैं, और जिसके ज्यादा विधायक है वो बाहर बैठे रहते हैं। तो ये आज की राजनीतिक व्यवस्था, तो हमारा कोई बहुमत है ही नहीं। जब बहुमत का निर्णय ही नहीं है तो हम बहुमत के ऊपर जी ही बात जी क्यों नहीं करते? चौधरी साहब, आपकी बात को थोड़ा मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं दर्शकों के सामने। आप जो बात कह रहे हैं वो आप जी संभवतः एक ऐसी स्थिति के बारे में कह रहे हैं जिसको हम लोग हंग पार्लियामेंट बोलते हैं, हंग असेंबली बोलते हैं, जिसमें विधायकों का बहुमत, जो कहते हैं कि सबसे मैजिक फिगर जिसके पास हो उसकी उसको सरकार बनाने का मौका दिया जाए, वो भी नहीं होता है। तब कैसे सरकार बने? तब ये होता है कि जो भाई जैसे झारखंड में मधु कोड़ा इकलौते विधायक थे, वो बन गए थे मुख्यमंत्री। हाँ, तो उस तरह का उदाहरण क्रिएट होता है, जिसके पास सबसे कम वोट हो वो बनेगा मुख्यमंत्री। ये कैसा बहुमत है अश्विनी जी? तो आपको आपको देखिए कैसे पता लगेगा कि ये असेंबली के अंदर जो चुनाव का परिणाम आएगा वो पूर्ण बहुमत आएगा या हंग असेंबली आएगी या क्या जी आएगा? अभी कर्नाटक के चुनाव में 12 घंटे पहले बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी जेडीएस से संपर्क साधने में लगे हुए थे कि भाई अगर हमारे कुछ मेंबर कम पड़ेंगे तो हम जेडीएस वालों को ले लेंगे। और जेडीएस वाले भी तैयार थे दोनों के पास जाने के लिए। वो ये भी नहीं कह रहे जी कि मैं खाली बीजेपी के पास जाऊंगा या कांग्रेस के पास जाऊंगा। वो तो कहते हैं जो जो कोई भी आ जाएगा उसी के साथ चला जाऊंगा मैं जी तो ये जी तो हमें यही नहीं पता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भाई बहुमत की एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से स्पष्ट परिभाषा वही है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हैं। स्पष्ट परिभाषा तो उसी की हो सकती है ना जिसका परिणाम बिल्कुल। निकलेगा। जिसका जी परिणाम ही नहीं निकलेगा वो स्पष्टता कैसे हो सकती है? स्पष्ट जी तो यही हो सकता है ना कि भाई या तो इसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे या इनके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे। अब आज की व्यवस्था के अंदर ना तो ये व्यवस्था है जी कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो उसका बहुमत माना जाएगा, या जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसका बहुमत माना जाएगा। आज के जी दिन तो जी पता नहीं कैसा मैजिक फिगर है। और जी आज के अश्विनी दिन जी। जी एक सेकंड, आज की जी सर। राजनीतिक व्यवस्था में तो सिर्फ जी आप ये कहते हो जी कि ज्यादा विधायक होने चाहिए, और मैं ये कहता हूँ जी कि ज्यादा वोट होने चाहिए। बस इतना ही अंतर है। हम सत्य बहुमत बोलते हैं ज्यादा वोटों को, वोट ज्यादा, और लोकतंत्र के अंदर वोटों का ही महत्व होना चाहिए। प्रेम जी। जी जी मैं अश्विनी जी से प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं कि अश्विनी जी, ये जो विधायकों के बहुमत से सरकार बनती है, वहां भी बहुमत चूंकि डिफाइन नहीं है, और बहुमत डिफाइन नहीं है का मतलब कि मैजिक फिगर से ही बनेगा, ये भी डिफाइन नहीं है। जितने जी सदन में मौजूद होंगे उसके आधे से एक ज्यादा हो जाएगी तो बहुमत हो जाएगा। तो यहाँ तो बहुमत परिभाषित ही नहीं विधायकों के भी टर्म में। बहुमत एक विधायक भी जिसका है, एक निर्दलीय विधायक भी मुख्यमंत्री हो जाता है। भाई चंद्रशेखर जी की सरकार बन गई थी, कितने एमपी थे उनके पास, लेकिन हुआ। ये सारे उदाहरण। तो बहुमत को परिभाषित करने की आवश्यकता पर थोड़ा सा बोलिए। जी प्रेम सर, मेरे एक्चुअली में यहाँ पर 2-3 पॉइंट हैं। अगर हम सिर्फ सत्य बहुमत की बात करें वोटिंग परसेंट के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि जो विधायक कैंडिडेट हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कोई महत्व नहीं रखता चुनाव से पहले। क्योंकि कई बार जब हम चुनाव करते हैं तो हम उसमें बोलते भी हैं, कैंपेनिंग भी करते हैं कि वोट फॉर योर कैंडिडेट नॉट फॉर द पार्टी। बहुत बार बोलते हैं कि अपने कैंडिडेट, अच्छा प्रतिनिधित्व चुने, अच्छी पार्टी चुनना जरूरी नहीं है। तो अगर हम पार्टी सिस्टम की बात करते हैं जहां पर हम सिर्फ वोट परसेंट पार्टी के हिसाब से करेंगे, तो मेरा ये मानना है फिर ये जो कैंडिडेट सिस्टम है, इसका सिलेक्शन जो है, इसका चुनाव जो है, परिणाम आने के बाद होना चाहिए। पहले वोटिंग सिर्फ और सिर्फ पार्टी के उस पर हो, जिस पार्टी का ज़्यादा वोट आए,
उसके बाद में उस पार्टी के कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेशन जो है डिस्ट्रिक्ट में चुने जाएं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुने जाएं। नहीं तो जो मेरी नियति थी, मुझे अपना एक अच्छा कैंडिडेट चुनना था, मेरा कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुआ, मेरा कैंडिडेट चुनाव भी जीता, पर हमारी पार्टी के वोट का परसेंटेज कम था, इसलिए उसकी सरकार नहीं बनी और मेरा रिप्रेजेंटेशन जो था वो नलीफाइड हो गया। तो ये मुझे लगता है कि एक सवाल उठा सकता है। हालांकि एक बात बहुत सही है पूरे इस थॉट प्रोसेस में कि जो हम सत्य बहुमत की बात करते हैं अगर परसेंट वाइज, तो उसमें जो सबसे बड़ा सुधार मुझे लगता है वो होगा खरीद फरोख्त का। ये खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। अगर किसी का बहुत परसेंटेज एक बहुमत पे आ गया है तो अब्सोल्युटली उसकी सरकार बन गई, चाहे उसके विधायक कितने भी हों, चाहे वो विधायक 2-4 कम हो 2-4 ज़्यादा हों। तो ये जो विधायक टूटने का सिस्टम है, मैं विधायक ज़्यादा तुमसे ले लूंगा या यहाँ से खरीद फरोख्त कर लूंगा, जो 5-10 विधायक कम हो जाते हैं जब क्लोज कॉम्पिटिशन होता है, तो मुझे लगता है इस व्यवस्था में सुधार जरूर आ सकता है। अगर हम सिर्फ आपकी डेफिनेशन पे जाएं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी गंभीर समस्या जो ये होती है खरीद फरोख्त की, वो जरूर हल हो जाएगी अगर हम सिर्फ और सिर्फ यही व्यवस्था रखें और बहुमत की परिभाषा बदल दें तो। जी जी जी। चलिए, अश्विनी जी इस बात पर एग्री करते दिख रहे हैं, पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और लगातार आप मंथन में शामिल रहे हैं, और हम लोग नियमित रूप से नए नए उदाहरणों के आधार पर हम देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सही बहुमत की तलाश की जाए, इसमें लगे रहते हैं। मैं आखिरी कमेंट के लिए आना चाहता हूँ सत्यदेव चौधरी जी के पास कि चौधरी साहब ये जरा बताएं, अश्विनी जी ने तो कहा कि कम से कम सरकार की स्थिरता तय हो जाएगी सत्य बहुमत से, लेकिन और भी क्या क्या चीज होंगे वो थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए सत्य बहुमत हाँ से अगर देखिए, सरकार बनती है। अश्विनी जी जी अश्विनी जी के जो दिमाग में थोड़ा भ्रम है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जब आप सत्य बहुमत की राजनीति से बहुमत बनाएंगे तो उस समय राजनीतिक पार्टियों की नेताओं की यह व्यवस्था होगी कि वो अच्छे से अच्छे योग्य कार्यकुशल, बिना भेदभाव के, बिना बिना किसी पक्षपात के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। आप योग्य उम्मीदवार का ही चयन करेंगे तभी सबसे ज्यादा वोट ले सकते हैं। आप पढ़े लिखे अच्छे योग्य उम्मीदवारों को चयन करेंगे, भ्रष्टाचारी उम्मीदवार नहीं होंगे, खरीद फरोख्त नहीं होगी और ये अपराधी छवि के उम्मीदवार नहीं होंगे, तभी तो आपको वोट ज्यादा मिलेंगे। और खाली एक ही क्षेत्र से नहीं, सारे क्षेत्र से अगर आपने एक क्षेत्र के अंदर भी किसी भ्रष्ट उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, उसका असर पड़ेगा पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर आपको वोट कम मिलेंगे। सत्य बहुमत की राजनीति में ये अंतर है। सत्य बहुमत की राजनीति एक व्यक्ति के ऊपर आधारित राजनीति नहीं है, ये एक संपूर्ण व्यवस्था है जो कि आप अच्छे उम्मीदवारों को चयन करना, अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव में लगाना आपकी व्यवस्था होगी। कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है कि आपने अच्छा उम्मीदवार दे दिया। अच्छा उम्मीदवार बनाना आपकी व्यवस्था इसलिए होगी कि आपको सबसे ज्यादा वोट लेने हैं। और मैं जब एज ए मतदाता मैं अपने प्रतिनिधि को भी और अपने देश के नेता को भी चुनूंगा साथ के साथ। दोनों में से यदि एक भी ठीक नहीं है तो मैं उस पार्टी को वोट नहीं दूंगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि और जब आपको सबसे ज्यादा वोट लेके, हम तो वोटर को शक्तिशाली बना रहे हैं, बल्कि हम तो वोटर को शक्तिशाली बना रहे हैं ना कि राजनीतिक पार्टियों को या उनके नेताओं को। मतदाता जब शक्तिशाली बनेगा तभी तो उसको न्याय मिलेगा, तभी तो उसके लोक कल्याणकारी योजनाएं उसके मतलब की बनेंगी। भ्रष्टाचार तो तभी समाप्त होगा ना। आज धन तो हमारे इकोनॉमी के अंदर धन तो है ही, लेकिन वो धन गरीबों को नहीं मिल रहा है, उसकी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। वो सारे का सारा धन ले गए खाली चुनावी प्रोपेगेंडा के अंदर बनाने के अंदर, रैलियों में खत्म करने के लिए, शराब पिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के ऊपर लुटाने के लिए या विज्ञापन करने के लिए। तो जब आप सत्य बहुमत की राजनीति करेंगे तो राजनीतिक दलों की ये व्यवस्था होगी अच्छे उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाना। और मैं क्योंकि जब अपने उम्मीदवार को भी और अपने देश के नेता को भी, दोनों को चुनूंगा एक साथ। यदि दोनों ठीक नहीं है तो मैं दोनों को वोट नहीं दूंगा, फिर तो उसकी सरकार बन ही नहीं सकती। जी चौधरी साहब, मतलब जो आशंका अश्विनी मिश्रा जी रख रहे हैं, जो बात रख रहे हैं,
उसका आप जवाब दे रहे हैं कि जब वोटर वोट करता है तो अच्छे उम्मीदवार को वोट करता है, और जब सत्य बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा उम्मीदवार को दिया गया वोट जो है व्यर्थ हो जाए, ये वो कह रहे थे। आपने उसका बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि जब सत्य बहुमत की सियासत स्ट्रांग होगी तो एक कोर्स करेक्शन होगा पार्टियों में कि आप अच्छे उम्मीदवार देंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो अश्विनी मिश्रा जी का जो प्रश्न है उसका जवाब यहाँ हो जाता है, और हमें लगता है कि दर्शकों को ये चर्चा जरूर पसंद आई होगी। और कर्नाटक के ही संदर्भ में नहीं, आने वाले चुनाव के ही संदर्भ में हम इस बात को, इस आवाज को उठाते रहेंगे कि सदन कब हमारा वास्तव में मतदाताओं के बहुमत वाला होगा, तभी सच्चा लोकतंत्र हो सकता है। और ऐसी सियासत का ही नाम, ऐसी सियासत की सोच का ही नाम है सत्य बहुमत, जिसको सत्यदेव चौधरी जी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार अश्विनी बहुत मिश्रा जी, धन्यवाद सत्यदेव चौधरी जी। जी। आप दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हर रोज जुड़े रहते हैं। फिर चर्चा हम